अस्सलामुअलैकुम। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसकी सारी ब्रांचेस डिटेल में समझ में आ जाए। जैसे कि केमिस्ट्री इंसानी खिदमत में पेश है, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो अब बहुत ज़्यादा हो गया है। हर चीज़ के अंदर आपको केमिस्ट्री की नीड होती है। हर किसी केमिकल, किसी भी डिटर्जेंट्स प्रोडक्ट्स के लिए और डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमने इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था, तो केमिस्ट्री जो है वो वाइड इसका स्कोप है। ठीक है। नाउ ऑन द फर्स्ट नंबर इज़ फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, और उसमें जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी कंपोजिशन में कि मैटर किस तरीके से कंपोज हो रहा है, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, उसको हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स की कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन करके किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके लिए हम जो भी लॉज और प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं वो भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मेनली उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो मेनली कंसिस्ट हों कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को। और हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड शामिल होता है, यानी कार्बन का हाइड्रोजन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन, उनकी प्रिपरेशन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, जो कि ये इंक्लूड्स करता है हाइड्रोकार्बन को एक्सेप्ट, यानी इसके अलावा ये ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनेट्स को इंक्लूड नहीं करता। द गैसोलीन, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, डाइस, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस हमारी जो फ्लेम गैस में आती है CH4, जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, वो मीथेन होती है जिसका फॉर्मूला है CH4। ठीक है। एंड मेडिसिन्स आर स्टडीड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें जो हम अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, प्लास्टिक हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, मीथेन गैस हो गई, नेचुरल गैस और मेडिसिन्स वगैरह, तो ये सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स के अलावा और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर स्टडी इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा और एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं, ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? ये नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली तौर पर अपनी ज़मीन से डायरेक्ट निकाल कर उसको यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ जो हैं वो हवा में पाए जाते हैं, कुछ जो हैं वो कहीं और के, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे नॉन लिविंग थिंग से हम ऑब्टेन करते हैं। और इनसे हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकते हैं या मेक कर सकते हैं? ग्लास, सीमेंट, सेरामिक्स और मेटलर्जी को हम ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से ऑब्टेन किए जाते हैं, और हम इसको स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम वो सारे मॉलिक्यूल, सारे एटम्स, सारे एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं जो कि एक बॉडी के अंदर सारे रिएक्शंस अकर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिनमें कोई चीज़ बन रही होती है, एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी चीज़ें टूट रही होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स को हम किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। और इन मॉलिक्यूल्स के फंक्शन को भी आया कि ये मॉलिक्यूल्स अपना फंक्शन सही से परफॉर्म कर रहे हैं या डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। जिसकी बायोकेमिस्ट्री हमें किस किस चीज़ों में हेल्प करती है? मेडिसिन्स में, एग्रीकल्चर में और फूड साइंस में ये हमें हेल्प करती है। ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को या ऐसे प्रोसेसेस को स्टडी किया जाएगा जो कि हेल्पफुल हो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे आपका फर्टिलाइज़र्स हो गए, ग्लास, सीमेंट, मेडिसिन, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? इंडस्ट्री के ऊपर। तो इसके प्रोसेसेस और रिएक्शंस को भी स्टडी करना आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर सीखते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को और इसके न्यूक्लियर प्रोसेसेस को। फॉर एग्जांपल फिजन है, फ्यूजन है, जितने भी तमाम प्रोसेस, तो इन प्रोसेस और इन एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। फॉर एग्जांपल आपका कैंसर का हो गया, रेडियो एक्टिव रेस के थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, फूड की प्रिजर्वेशन की जाती है, इलेक्ट्रिक पावर को और इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर फैक्टर्स को, रिएक्टर्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल मटेरियल्स का किसी एनिमल्स या प्लांट्स के इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या इफ़ेक्ट उस पर पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं कि वो पॉल्यूशन किस तरीके से मैनकाइंड की हेल्थ को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है, तो ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। देन इफ़ वी टॉक्स अबाउट द एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसी टेक्निक्स को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर से एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसकी काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर सीखते हैं। नाउ द मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो डील करती है वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कर सिंपली मेडिसिनल केमिस्ट्री को हम यूज़ करते हैं ड्रग्स की सिंथेसिस के लिए, फार्माकोलॉजी के अंदर, डिफरेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर और फार्मास्यूटिकल एजेंट्स इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ द क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम फिज़िकल मॉडल्स जो कि केमिकल सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस, मैकेनिक्स और उसके एक्सपेरिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। That's why it is also called molecular quantum mechanics. Now the last is green chemistry. Green chemistry के अंदर हम ऐसे प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जिसके हाजर्डनेस को ओवरकम करके हम प्रोडक्ट्स को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उनकी। So that's why it is also known as sustainable chemistry. For example, sulfur chemical, polyphenyl sulfone, and less hazardous chemical, polycarbon and sulfur solvents are example of green chemistry. जो मेन पर्पस होता है इन केमिकल्स या इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का, वो होता है एफिशिएंसी और एनर्जी को इम्प्रूव करने का केमिकल इंडस्ट्री के अंदर।